हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको कक्षा 7 का अध्याय नंबर 8 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है नीलकंठ। तो इसमें देखते हैं, उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी कि चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। मतलब किसी अतिथि को स्टेशन पर पहुंचाया और उसे याद आया चिड़िया खरगोशों की दुकान, और उसने ड्राइवर को फिर वहीं चलने का आदेश दिया। बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुंचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। मेरे कोई प्रश्न करने के पहले ही उन्होंने कहना आरंभ किया, सलाम गुरुजी, पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। शंकरगढ़ से एक चिड़ीमार 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया है। मोर के बच्चों के बारे में पूछा था ना पिछली बार आपने, तो इस बार चिड़ीमार 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया है। एक मोर है और एक मोरनी। आप पाल लें, मोर के पंजों से दवा बनती है। सो ऐसे ही 1-2 लोग खरीदने आए थे। आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है, मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़ियों को कैसे दूं। टालने के लिए मैंने कह दिया, गुरुजी ने मंगवाए हैं। वैसे यह कमबख्त रोजगार ही खराब है, बस पकड़ो पकड़ो, मारो मारो। मैंने किसी को नहीं दिए, बस क्या करें, पर रोजगार ही हमारा ऐसा है कि मारना ही पड़ता, सब काम करने पड़ते हैं। बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है, बस वो तो बोलते ही रहते हैं। बस सुनने वाला थककर जहाँ रोक दे वहीं स्टेशन मान लिया जाता है। इस तथ्य से परिचित होने के कारण मैंने बीच में उन्हें रोककर पूछा, मोर के बच्चे हैं कहाँ। बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजरे तक पहुंची, जिसमें तीतरों के समान 2 बच्चे बैठे थे। पिंजरा इतना छोटा सा था, संकीर्ण मतलब छोटा सा था, कि वे पक्षी शावक जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र जैसे लग रहे थे। बेचारे वो हिलडुल भी नहीं रहे थे, चित्र जैसे लग रहे थे उसके अंदर। मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ की भाषण मेल चली जा रही थी। ईमान कसम, गुरुजी, चिड़ीमार ने मुझसे इस मोर के जोड़े के नगद 30 रुपए लिए हैं। 30 रुपए लिए हैं इसके नगद। अब देख लो। अब 12 ने कहा, भाई जरा सोच तो, अभी इनमें मोर की कोई खासियत भी है कि तू इतनी बड़ी कीमत ही मांगने चला। पर वह मुंजी क्यों सुनने लगा, आपका ख्याल करके अस्ता पस्ता कर देना ही पड़ा। अब आप जो मुनासिब समझे, अस्तु 30 चिड़मार के नाम की और 5 बड़े मियाँ के ईमान के देकर जब मैंने वह छोटा पिंजरा कार में रखा, तब मानो वह जाली के चौकटे का चित्र जीवित हो गया। दोनों पक्षी शावकों के छटपटाने से लगता था मानो पिंजरा ही सजीव और उड़ने योग्य हो गया था। जैसे तैसे उन्होंने चलो जितने पैसे उन्होंने मांगे वो उन्होंने दे दिए। उस तरह उसके बाद फिर वो पिंजरा उन्होंने ले लिया। और अब वो पिंजरा जब उन्होंने ले लिया, तो जब जैसे उन्होंने पिंजरा लिया, तो अब वे जो अंदर पक्षी थे वे चहाने लगे और ऐसे लगे जैसे अब ये सजीव हैं, यानी कि उनके अंदर जान है और ये उड़ने योग्य हैं। घर पहुंचने पर सब कहने लगे, तीतर है, मोर कहकर ठग लिया है। ये तुम क्या कह रहे, मोर है, मोर नहीं है, तो तीतर है, तुम्हें ठग लिया है किसी ने। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण, ठगे जाने के बाद मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई है। बड़ी गुस्से से मैं होकर, अप्रसन्न होकर मैंने कहा, मोर के क्या सुरखाप के पर लगे हैं, है तो पक्षी ही। चिढ़ा दिया जाने के कारण ही संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न में कुछ विशेषता आ गई। मतलब वो चिढ़ने लगी थी ना, कई बार ऐसा ठगी गई है, तो इस वजह से वो चिड़ी सी हो गई थी। तो दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न में कुछ विशेषता आ गई। पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजरा रखकर उसका दरवाजा खोला। फिर 2 कटोरों में सत्तू की छोटी छोटी गोली और पानी रखा। वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजरे से निकलकर कमरे में मानो खो गए। चूहेदानी जैसे पिंजरे से निकलकर कमरे में, मतलब पहले उन्होंने कमरे में निकाल लिया पिंजरे में से। उनके लिए कटोरी में थोड़ा सा 2 कटोरों में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां रखी, है ना। उनका दरवाज़ा खोला पिंजरे का, तो मतलब उन्हें आराम कराया। फिर कभी मेज के नीचे घुस गए, कभी अलमारी के पीछे। अब वो जब पिंजरे में से निकल गए तो उन्हें बड़ा सुकून मिला। कभी वे अलमारी के पीछे घुस रहे हैं, कभी मेज के नीचे घुस रहे हैं। तो ऐसे वो चहलकदमी करने लगे दोनों पक्षी। अंत में इस लुका छिपी से थककर उन्होंने मेरी रद्दी कागजों की टोकरी को अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया। तो जो सी रद्दी कागज की जो टोकरी थी, उसमें उन्हें अपना ऐसा लगा जैसे उनका घर हो। 2-4 दिन में इसी तरह दिन में इधर उधर गुप्तवास करते और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होते रहे। दिन भर तो वे ऐसी लुका छुपी करते और रात को फिर वहीं अपनी टोकरी में आ जाते रद्दी की। फिर आश्वस्त हो जाने पर कभी मेरी मेज पर, कभी कुर्सी पर और कभी मेरे सिर पर अचानक
भूत होने लगे। खिड़कियों में तो जाली लगी थी, पर दरवाजा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था, क्योंकि वे कभी कभी कहीं घूम रहे, कभी कहीं घूम रहे, कभी कहीं, मतलब ऐसे वो घूमते फिरते रहते थे कि वो निडर हो गए थे कि अब उन्हें कोई खतरा नहीं है, लेकिन उन्हें दरवाजा बंद करना पड़ता था। खिड़कियों में जाली लगी थी जिससे वो बाहर ना जाए। इन नवागंतुकों का पता लगा सकती थी और तब उसके शोध का क्या परिणाम होता। खुला रहने पर, अगर वे खुले रहते तो जो उसमें चित्रा एक बिल्ली है और जो उनके पास बिल्ली भी थी, तो इन जो नए मेहमान आए हैं नवागंतुक, इनका पता लगा लेती और फिर तो उन्हें खा जाती। बस ये समझ लो क्या परिणाम होता। यह अनुमान करना कठिन नहीं है। वैसे वह चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती, परंतु यहाँ तो दो सर्वथा अपरिचित पक्षियों की अनधिकार चेष्टा का प्रश्न था। दो सर्वथा अपरिचित पक्षियों की, जो अपरिचित पक्षी हैं उन्हें यहाँ मतलब जिनके बारे में ज़्यादा जान पहचान नहीं है, उनके बारे में बेकार के चेष्टा का सवाल था ये तो। उसके लिए दरवाज़ा बंद रहे और ये दोनों ऐरे गहरे मेरी मेज को अपना सिंहासन बना लें। यह स्थिति चित्रा जैसी अभिमानी मर्जारी के लिए ऐसे ही कही जाएगा, है ना। तो जो चित्रा थी वो कैसी थी, अभिमानी थी, और मार्जारी ऐसी थी वो थोड़ी सी, तो बस उसके लिए क्या ही तो कहें। कहीं उसकी दृष्टि में ऐसे अरे गहरे मेरी मेज को अपना सिंहासन बना ले, उसके लिए चित्रा को ऐसी स्थिति सहन नहीं होगी कि वो मेरे सब सामान इस तरह से ये उसके सब सामान छेड़ रहे हैं और अपना बना लिया है, तो ये इसको सहन नहीं होता बिल्ली को। जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़ियाखाने के रूप में होने लगा, तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया, जो मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास है। क्योंकि अब उसे दिक्कत होने लगी थी, चिड़ियाखाना से हो गया था अब उसका घर ऐसा, तो उसने क्या करा, बड़े बेड़े से में बड़े घर में उसको रख दिया। दोनों नवागंतुकों ने पहले से रहने वालों में वैसा ही कुतूहल जगाया जैसा नववधु के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है। अब जब वे दोनों नवागंतुक, वे दोनों पक्षी जब उस जगह गए तो ऐसा स्वागत हुआ जैसे कोई नई नवेली दुल्हन आती है। स्वाभाविक था ऐसा। तो लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटरगू की रागनी अलापने लगे। मतलब उन पक्षियों को देखकर इतने खुश हो रहे थे, कबूतर भी गुटरगू ऐसी आवाज से वो गाने लगे। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम से बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। ऊन की गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। मतलब सभी जो पशु पक्षी थे, छोटे छोटे जानवर थे, वो सब खुश हो रहे थे। तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। ऐसे एक आंख वैसे बंद कर रहे, यूं जैसे झांक कर ऐसे देखने की, वो उन्हें देख रहे और उनका परीक्षण कर रहे थे। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया कि ये दोनों पक्षी कहाँ से आ गए। इतने सारे पक्षी सब देख रहे। धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे। उनका कायाकल्प वैसा ही क्रमशः और रंग में था जैसा इल्ली से तितली का बनना। मोर के सिर की कलगी और सघन ऊंची तथा चमकीली हो गई, यानी कि मोर के सिर की कलगी यानी कि बड़े हो गए धीरे धीरे, और उनका कायाकल्प वैसा ही हो गया जैसे होना था। मोर की सिर पर कलगी होती है वो भी आ गई थी, चमकीली सी हो गई थी। चोंच अधिक बंकिम और पैनी हो गई। गोल आंखों में इंद्रनी की नीलाभ द्युति झलकने लगी। लंबी नील हरित ग्रीवा यानी कि गर्दन, नीली हरी गर्दन कि हर भंगिमा में धूप छाई तरंगे उठने गिरने लगी। दक्षिण वाम दोनों पंखों में सलेटी और सफेद आलेखन स्पष्ट होने लगे। पूंछ लंबी हुई और उसके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त हो उठे, क्योंकि तो मोर था। मोर के पंख तो जानते ही कितने सुंदर और इंद्रधनुषी रंगों के होते हैं, तो ऐसे ही अब उनके इसके जो पंख थे वो निकल आए। रंग रहित पैरों की गर्वीली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। उसका गर्दन ऊंची कर देखना, विशेष भंगिमा के हाथ उसे नीची कर दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता और सौंदर्य था, जो एहसास था, उसका अनुभव देखते ही किया जा सकता है। गति का चित्र नहीं आंका जा सकता। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ, लेकिन अपनी लंबी धूप छाई गर्दन, हवा में चंचल कलगी, पंखों की श्याम श्वेत पत्रलेखा, मंथर गति आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहचारिणी होने का प्रमाण देने लगी। मतलब मोर जितनी सुंदर तो वो नहीं थी, लेकिन कम भी नहीं थी मोरनी भी। नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ, और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा, क्योंकि जो मोरनी थी वो मोर के ही साथ रहती थी।
तो इसलिए मोर का नाम तो, क्योंकि नीली गर्दन थी उसकी, तो इसलिए उसका नाम, मोर का नाम तो नीलकंठ रखा गया। और जो मोरनी थी वो उसके साथ साथ रहती थी उसकी सहायक बनकर, तो इसलिए उसका नाम राधा रखा गया। मुझे स्वयं नहीं पता कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षण नियुक्त कर लिया। कब उसके मतलब जो जहां पर उसके सारे पक्षी रहते थे, कब वो उनकी सेनापति बन गया ये मोर, पता ही नहीं चला। उनका संरक्षक भी बन गया। सवेरे ही वह सब खरगोश, कबूतर आदि की सेना एकत्र कर उस ओर ले जाता जहां दाना दिया जाता और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता रहता। मतलब अब ये समझ लो, मोर सबका संरक्षक बन गया था, सबका ध्यान रखता था। और वो जब दाना मिलता था तो सबको साथ लेकर चलता था कि चलो दाना खाने चले, तो ऐसा वो संरक्षक हो गया था। किसी ने कुछ गड़बड़ की और वह अपने तीखे चंचू प्रहार से उसे दंड देने दौड़ा। मतलब सबका इस तरह ध्यान रखता था कि कोई गड़बड़ भी ना करे। खरगोश के छोटे बच्चों को वह चोंच से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता था और जब तक वे आर्त क्रंदन न करने लगते उन्हें अधर में लटकाए रखता। कभी कभी उसकी पैनी चोंच से खरगोश के बच्चों का कर्णवेश संस्कार हो जाता था, पर वे फिर कभी उसे क्रोधित होने का अवसर नहीं देते था। मतलब वो अपनी चोंच से उन्हें सजा भी दे देता था। खरगोश के बच्चे जब शैतानी करते थे, लेकिन फिर वो आगे शैतानी नहीं करते थे जब मोर उन्हें सजा दे देता था। दंड विधान के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था। प्राय वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता और वे सब उसकी लंबी पूंछ और सघन पंखों में छुआछुअल सा खेलते रहते थे। मतलब ये नहीं कि वो सजाई देता था, वो प्यार भी बहुत करता था और अपने पंखों से सबको खिलाता भी था। ऐसे ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। सब जीव जंतु भाग कर इधर-उधर छिप गए। केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। निगलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था, शेष आधा जो बाहर था उससे ची ची का स्वर इतना तीव्र नहीं निकल सकता था कि वो किसी को साफ सुनाई दे सके। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। उसी के चौकन्ने कानों ने उस मंद स्वर की व्यथा पहचान ली कि खरगोश को सांप ने पकड़ लिया था। आधा तो उसके मुंह में था और आधा बाहर से, वो बोल नहीं पा रहा था ठीक से, लेकिन मोर के कानों ने उसकी वो स्वर पहचान ली और वह पूंछ पंख समेट कर सर से एक झपट्टे में नीचे आ गया। संभवतः अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है, कि अगर वो उसके फन को मारेगा तो वो खरगोश को भी घायल कर देगा सांप। तो समझ गया था मोर। उसने सांप को फन के पास पंजों से दबाया और फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। इसलिए उसने क्या करा, सांप के फन के पास पंजों से उसको दबाया। सांप को फन के पास पंजों से दबाया। खरगोश का बच्चा मुख से निकल तो आया, लेकिन निश्चेष सा वहीं पड़ा रहा। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु अपनी मंद केका से किसी असामान्य घटना की सूचना सब ओर प्रसारित कर दी। मतलब उसकी सहायता देने की उसने ये नहीं सोचा कि पहले उसकी मदद करो, उसने सोचा पहले सबको ये पता चल जाए कि यहाँ दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। तो ऐसा वो चारों तरफ उसने ऐसी सूचना दे दी जिससे कि सब जल्दी जल्दी आकर खरगोश की मदद कर सके। माली पहुंचा, फिर हम सब पहुंचे। नीलकंठ जब सांप के दो खंड यानी कि 2 टुकड़े कर चुका था नीलकंठ सांप के, तब वो शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसे पंखों के नीचे रखे उष्णता देता रहा, उसे उसकी सहलाई करता रहा, उसको ध्यान रखता रहा। कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा, यह उसी पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आ जाता है। मयूर कलाप्रिय वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं, इसी से उसे बाज, चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता जिनका जीवन ही क्रूर कर्म है। बाज, चील ऐसी श्रेणी में आते हैं जिनका जीवन क्रूर कर्म है, लेकिन मोर ऐसा नहीं है ना, वो इस श्रेणी का पक्षी नहीं है, वो तो बहुत ही प्यारा पक्षी होता है। नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं तो थी ही, उनका मानवीकरण भी हो गया था। मेघों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर जब वह नाचता था, तब उस नृत्य में एक ऐसी लय ताल सी बनती थी, आगे पीछे दाहिनी बाएं क्रम से घूमकर वह किसी लक्ष्य सम पर ठहर जाता था। राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी, लेकिन उसकी गति में भी एक छंद रहता था। मतलब मोर जितना तो जैसा नहीं नाच सकती थी, लेकिन राधा उसके साथ साथ ही रहती थी और उनका साथ रहना एक छंद के समान था। वह नृत्यमन नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंख को छूती हुई बाईं ओर निकल आती थी और बाएं पंख को स्पर्श कर दाहिनी ओर, मतलब इधर से इधर और इधर से इधर, वैसे ही झूमती हुई नाचती रहती थी। इस प्रकार उसकी परिक्रमा में भी एक पूरक ताल परिचय मिलता था। नीलकंठ ने कैसे समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे बहुत
भाता है यह तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन अचानक एक दिन वह मेरे जालीधर के पास पहुंचते ही अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया और पंखों का सतरंगी मंडलाकार छाता तान कर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया। तब से यह नृत्य भंगिमा नित्य का क्रम बन गई। प्राय मेरे साथ कोई ना कोई देशी विदेशी अतिथि भी पहुंच जाता था और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मान पूर्वक समझकर विस्मय विभूत हो उठता था। मतलब उसे पता चल गया था कि ये मेरा जो नाचना है ये सबको बहुत अच्छा लगता था, तो वो उसके पास भी आता था जिसके ये नीलकंठ थे और उसको बड़ा खुश करते थे। और कई बार उसके विदेशी मेहमान भी आते थे और उनके सामने भी वो इसी तरह से पंखों को फैलाकर उनका आदर सम्मान वो करता था और मेहमान भी बड़े खुश होकर विस्मय विभूत हो जाते थे। कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे डाली। जिस नुकीली पैनी चोंच से वह भयंकर विषधर को खंड खंड कर सकता था, उसी से मेरी हथेली पर रखे हुए भुने चने ऐसी कोमलता से होले होले उठाकर खाता था कि हंसी भी आती थी। कहाँ तो उसकी इतनी चोंचीली चोंच है कि सांप तक के 2 टुकड़े कर दिए, और कहाँ उसी चोंच से वो उसकी हथेली से दाने ऐसे उठा रहा था जैसे ऐसे खाता कि हंसी भी आ रही थी कि बिल्कुल परेशान नहीं हो रहे थे। और विस्मय भी होता था, फलों के वृक्षों से अधिक उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे। मतलब फलों के वृक्ष ज़्यादा, उसे जो फूल वाले वृक्ष है वो भाते थे। वसंत में जब आम के वृक्ष सुनहरी मंजरियों से लद जाते थे, अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाता था, तब जालीधर में वह इतना अस्थिर हो उठता कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता। बसंत के मौसम में तो बहुत ही खुश होता था। और फिर जालीधर जिसमें वो जाली के अंदर जब वो रहता था उसमें से तो वो बस बेचैन हो जाता था बसंत के मौसम में। तो नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु तो वर्षा ही थी। मेघों के उमड़ आने से पहले ही वे हवा में उसकी आहट पा लेते थे। मतलब जैसे ही बरसात होनी शुरू भी नहीं होती थी उससे पहले ही नीलकंठ और राधा दोनों को पता चल जाता था कि बादल आने वाले हैं, बारिश होने वाली है। और उनकी मंद केका की गूंज अनगूंज तीव्र से तीव्र होती हुई मानो बूंद के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनने लगती थी। मेघ के गर्जन के ताल पर ही उसके तन में नृत्य का आरंभ होता और फिर मेघ जितना अधिक गरजता, बिजली जितनी अधिक चमकती, बूंदों की रिमझिमाहट जितनी तेज होती जाती, नीलकंठ के नृत्य का वेग उतना ही बढ़ता चला जाता था और बढ़ता चला जाता था। वर्षा के थम जाने पर वह दाहिनी पंजे पर दाहिना पंख और बाएं पर बायां पंख फैलाकर सुखाता। कभी कभी वे दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली बूंदों को चोंच से पी पी कर पंखों का गीलापन दूर करते रहते थे। पंख गीले हो जाते थे ना बारिश के पड़ने से, तो वो एक दूसरे को पंखों पर से पानी पी पी कर उसे सुखाते रहते थे। इस आनंदोत्सव की रागनी में बेमेल सुर कैसे बज उठा, यह भी एक कथा है। एक दिन मुझे किसी कार्य से नखास कोने से निकलना पड़ा और बड़े मियाँ ने पहले के समान कार को रोक लिया। इस बार किसी पिंजड़े की ओर नहीं देखूंगी, यह संकल्प करके मैंने बड़े मियाँ की विरल दाढ़ी और सफेद डोरे से कान में बंधी ऐनक को ही अपने ध्यान का केंद्र बनाया। पर बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी उसे अनदेखा करना कठिन था। मोरनी राधा के समान ही थी। उसके मुंह से बंधे दोनों पंजों की अंगुलियां टूटकर इस प्रकार इकट्ठी हो गई थी कि वह खड़ी भी नहीं हो सकती थी, है ना। उसके मूंज से बंधे दोनों पंजों की अंगुलियां टूटकर इस प्रकार एकत्रित हो गई थी कि वह खड़ी भी नहीं हो सकती थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो थोड़ी जख्मी सी हो, यानी कि है ना। बड़े मियाँ की भाषण मेल फिर दौड़ने लगी। जो बेचता है पक्षियों को, वो बड़े मियाँ, उनकी भाषण मेल फिर दौड़ने लगी। देखिए गुरुजी, कमबख्त चिड़ीमार ने बेचारी का क्या हाल किया है। ऐसे कभी चिड़िया पकड़ी जाती है? आप ना आई होती तो मैं उसी के सिर पर इसे पटक देता, पर आपसे भी यह अधमरी मोर ले जाने को कैसे कहूँ। सारांश है कि 7 रुपये देकर मैं उसे अगली सीट पर रखवाकर घर ले आई और एक बार फिर मेरे पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बना। पंजों की मरहम पट्टी और देखभाल करने पर वह महीने भर में अच्छी हो गई। मोरनी भी जख्मी हो गई थी, जिसका पैर जख्मी था। अंगुलियां वैसे ही टेढ़ी मेढ़ी रही, लेकिन वह ठुंड जैसे पंजों पर डगमगाती हुई चलने लगी। तब उसे जालीधर में चाली घर में पहुंचाया गया और नाम रखा गया कुब्जा। नाम के अनुरूप वह स्वभाव से भी कुब्जा ही प्रमाणित हुई। अब तक नीलकंठ और राधा साथ रहते थे, अब कुब्जा उन्हें साथ देखते ही मारने दौड़ती। चोंच से मार मार कर उसने राधा की कलगी नोच डाली, पंख नोच डाले। कठिनाई यह थी कि नीलकंठ उससे दूर भाग जाता और वह उसके साथ रहना चाहती थी। नीलकंठ कब्जा तो नीलकंठ के पास आना चाहती थी और इसलिए वो राधा को उसने मार मार कर उसका बुरा हाल कर दिया था चोंच से। लेकिन नीलकंठ उसके पास नहीं आता था, वो कुब्जा से दूर भागता था और कुब्जा नीलकंठ के पास आना चाहती थी। न किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी, न वह किसी को नीलकंठ के समीप आने देना चाहती थी। उसी बीच राधा ने 2 अंडे दिए, जिनको वह पंखों में छिपाए बैठी रहती थी।
उसकी किसी से भी दोस्ती नहीं थी कुब्जा की। और पता चलते ही कुब्जा ने चोंच मार मार कर राधा को धकेल दिया और फिर अंडे फोड़कर ठुंड जैसे पैरों से सब और छितरा दिए। बेचारी राधा कितने ध्यान से अपने अंडों को सेक रही थी और अपने अंडों की देखभाल कर रही थी, और वो आई कुब्जा, उसने ठुंड जैसे पैरों से सब और छितरा दिया। इस कलह कोलाहल से और उससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। कई बार वह जाले के घर से निकल भागा। एक बार कई दिन भूखा प्यासा आम की शाखाओं में छिपा बैठा रहा, जहां से बहुत पुचकार कर मैंने उतारा। एक बार मेरी खिड़की के शेड पर छिपा रहा। मेरे दाना देने जाने पर वह सदा की भांति पंखों को मंडलाकर बनाकर खड़ा हो जाता था, पर उसकी चाल में थकावट और आंखों में एक शून्यता थी। मतलब मुझे देखकर जैसे वो नाचता था मुझे खुश करने के लिए, वो अब कोशिश तो कर रहा था, लेकिन अब वो उस बात उसके मोर में, नीलकंठ में नहीं रही। एक शून्यता सी थी, एक सवाल सा उसके मन में था नीलकंठ के। अपनी अनुभवहीनता के कारण ही मैं आशा करती रही कि थोड़े दिन बाद सब में मेल हो जाएगा। मतलब मैं कोशिश तो यही कर रही थी कि नीलकंठ और कुब्जा और राधा सब मिलकर रहने लगेंगे। ये एक अनुभवहीनता ही कही जा सकती है, ऐसी आशा ही करती रही। अंत में 3-4 महीने बाद एक दिन सवेरे जाकर देखा कि नीलकंठ पूंछ पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ है जैसे खरगोश के बच्चों को पंखों में छिपा कर बैठता था। मेरे पुकारने पर भी उसके नहीं उठने पर संदेह हुआ। मतलब जैसे रोज बैठता था, खरगोश के बच्चों को पंख फैलाकर बैठता था, उन्हें प्यार करता था, ऐसे ही बैठा होता। लेकिन जब मैंने उसे पुकारा नीलकंठ को, लेकिन वो नहीं उठा। मुझे संदेह हुआ वास्तव में नीलकंठ मर गया था। क्यों का उत्तर तो अब तक नहीं मिल सका है। न उसे कोई बीमारी हुई, न उसके रंग बिरंगे फूलों के स्तब्ध जैसे शरीर पर किसी चोट का चिन्ह मिला। मैं अपने शॉल में लपेट कर उसे संगम ले गई। जब गंगा की बीज धारा में उसे प्रवाहित किया गया, तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से बिंबित प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल म्यूर के समान तरंगित हो उठा। नीलकंठ के न रहने पर राधा तो निश्चेष सी कई दिन कोने में बैठी रही। मतलब वो राधा भी अब नीलकंठ के बिना बिल्कुल अधूरी हो गई थी। वो कई बार भाग कर लौट आया था। अंत वह प्रतीक्षा के भाव से द्वार पर दृष्टि लगाए रहती थी। कई बार वो भाग जाता था, लेकिन फिर भी आ जाता था नीलकंठ। तो हर बार उसे ऐसे लगता था कि शायद इस बार भी नीलकंठ आ जाए। पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ खोज ढूंढ आरंभ की। खोज के क्रम में वह अक्सर जाली का दरवाजा खुलते ही बाहर निकल आती थी और आम, अशोक, कचनार आदि की शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती थी। एक दिन आम से उतरी ही थी कि कजली सामने पड़ गई। एक कुतिया थी अल्शेनियन, उसका नाम था कजली। स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर भी चोंच से प्रहार किया। जैसी उसकी आदत थी सबको चोंच मारने की, उसने कजली पर भी चोंच मार दी एक दिन। लेकिन कजली के 2 दांत उसकी गर्दन पर लग गए। इस बार उसका कहल, कोलाहल और द्वेष प्रेम भरा जीवन बचाया न जा सका। जो कुब्जा थी तो कजली जो कि कुतिया थी, कजली ने उस पर कुब्जा पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि उसे नहीं पता था। पहले तो कुब्जा ने ही कुजली को आक्रमण करा, उसने चोंच मार दी जैसी उसकी आदत थी। लेकिन फिर कजली ने भी कुब्जा पर आक्रमण करा। तो लेकिन इन तीनों पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय दिया। जब कुतिया ने उस पर आक्रमण कर दिया कुब्जा पर, यानी कि जो कजली थी, तो वो मर गई कुब्जा, तो उसे बचाया नहीं जा सका। फिर उसका प्रेम भरा जीवन, द्वेष से भरा हुआ जो जीवन था वो खत्म हो गया। अब परंतु इन 3 पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय दिया है वह मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। जरूरी नहीं कि सभी पक्षी एक साथ खुश होकर रहें। तो अब मुझे लगता है कि हाँ, समझ गई है वो। राधा अब प्रतीक्षा में ही दुकेली है। आषाढ़ में जब आकाश मेघाच्छन्न हो जाता है, तब वह कभी ऊंचे झूले पर और कभी अशोक की डाल पर अपनी केका को तीव्रतर करके नीलकंठ को बुलाती रहती है। जब बादल आते थे, वर्षा आती थी, तो नीलकंठ के साथ वो कितनी खुश होकर नाचा करती थी। तो जब भी कभी बादल आते तो फिर से उसी तरह ऊंचे झूले पर बैठती और उसे आवाज लगाती कि क्या पता कहीं से नीलकंठ आ जाए। तो आशा करती हूँ आपको यह अध्याय अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।